हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो फाइनली वो टाइम आ गया जिसके लिए अपन 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल से जेई मेंस के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अब इनमें से किस डेट को आपका एग्जाम है, उसके साथ साथ कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो 3 घंटे अपने को एग्जाम में मिलेंगे, इसको किस तरीके से अपने को स्पेंड करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात करेंगे। ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि अभी का टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एग्जाम हॉल में टाइम स्पेंड करने से पहले कुछ चीज़ें या कुछ डॉक्यूमेंट जो एग्जाम हॉल में अपने को लेके जाने, उनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। फिर चाहे वो कलर्ड एडमिट कार्ड लेके जाओ या फिर ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके साथ साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी चीज़ अपन लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड ही जनरली लेके जाते हैं, ये लेके जाना है क्योंकि अगर नॉन आधार कार्ड कैंडिडेट अगर आप बनेंगे तो एडमिट कार्ड में जो लास्ट पेज है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कार्ड, तो वो फिर अपने को भरना पड़ जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा है कि अपन ये ले जाएं। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो अपन 10th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हैं। फिर लास्ट में सेल्फ डिक्लेरेशन, वहां पे जो लास्ट पेज एडमिट कार्ड का, उसको फिल करके लेके जाएंगे। उसको भी यहीं से फिल करके लेके जाना है। उसके साथ साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। एक्चुअली में इसको 2 कर लो क्योंकि ऐसा ना हो कि एक कहीं पे खो जाए और फिर तुम उसको ढूंढते रह जाए, है ना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ कि एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज पे एक बॉक्स होगा इस तरीके का, जिसमें पहले वाले बॉक्स में अपने को अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट करनी है। मिडिल वाले बॉक्स में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और राइट वाले में अपने सिग्नेचर करने हैं। ये थंब इम्प्रेशन हॉरिजॉन्टली अपने को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर अपने को करना है। ये भी एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही कंप्लीट करके लेके जाना है। जैसे अगर जिन लोगों को कल एग्जाम है वो आज कंप्लीट करके अपना लेके जाए। उसके साथ साथ एक बॉल पॉइंट पेन अपने को लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर पानी पीने की ज़रूरत है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको रहती है, तो एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो पानी की बोतल लेके जाने की कोई खास ज़रूरत है भी नहीं। अब जैसे ही अपन एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो वहां पे भी कुछ चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि वॉशरूम वगैरह अगर मान लो आपको यूज़ करना है तो रजिस्ट्रेशन, जैसे होता क्या है कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो वहां पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद में आपको आपकी सीट पे जाके बैठने को मिलता है ना। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप सीट पे बैठ जाते हैं तो उसके बाद में वॉशरूम वगैरह अलाउ नहीं रहता है। एग्जाम वैसे अगर मान लो अलाउ कर भी देते हैं तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक ही अपने को वॉशरूम वगैरह का यूज कर लेना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब वॉशरूम जाना है, तो बिना फालतू वहां पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जैसे जब एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो वापस से वहां पे फ्रिस्किंग होती है, मतलब कि वापस से फिर ये जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टार्टिंग में हुआ ये वापस से फिर से होगा, जो बेसिकली 10 से 15 मिनट आपके खा जाएगा। और पेपर के टाइम में 10 से 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ज़्यादा पानी वानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फालतू वॉशरूम जाते रहो 2-2 3-3 बार, तो कोई मतलब नहीं है। उसके साथ साथ जब आप अपने सिस्टम पे बैठे अपनी सीट पे बैठे, तो वहां पे अगर मान लो आपका कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो आपको अलर्ट हुआ है, वहां पे मान लो कोई भी माउस नहीं चल रहा है ना, कीबोर्ड वाला कोई भी इशू है, अगर किसी भी तरीके का कोई इशू है, स्क्रीन जो है ब्लर दिखाई दे रही है, इस तरीके का कोई भी इशू अगर आपको आता है तो इन्विजिलेटर से तुरंत कांटेक्ट करके बताना है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करवाना है। उस चीज़ में बिल्कुल शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम उस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही खराब हो जाए। और कंप्यूटर अगर बीच बीच में बंद भी हो जाए तो वो सब चीज़ें पहले से देख लेना है। अब जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 9 से 12 या 3 से 6 वाली शिफ्ट में, तो सबसे पहले तो आराम से तसल्ली से बैठना है। एग्जाम को पूरा ऐसा हड़बड़ाना नहीं है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना है ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखाना है। ऐसा भी ना हो कि मान लो साइड वाले से अपन बात कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी कोचिंग से है, बड़े कोचिंग से है, और उसे पूछ लिए कि मॉक वॉक में कितने नंबर आ रहे हैं और वो बोल दिया 200+ है, अब तुम उसी का सीधा छापने लग जाओ वहाँ पे। इस तरीके का कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं करना है। अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखना है। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको ईमानदारी से बार बार क्रॉस चेक करके अपने को भरना है। और तो यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले जो आपकी मॉक टेस्ट अगर आपने थोड़ी ईमानदारी से दिए होंगे तो वहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉलो किए होंगे। स्ट्रेटजी से मेरा मतलब है कि जैसे सबसे पहले मेरे को फिजिक्स या केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में जैसे मान लो एक रफली एग्जाम्पल ही अपन ले लें कि मान लो कोई भी एक स्टूडेंट है जो सबसे पहले केमिस्ट्री करता है
और फिर उसके बाद में फिजिक्स करता है, लास्टली मैथ करता है। जनरली कोई स्टूडेंट, काफ़ी रेयर ऐसा चांस होता है कि मैथ फर्स्ट करने वाला मिलेगा, है ना। ज़्यादातर तो लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री को ही पहले करते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री पहले कर रहे हैं तो जैसे कि ऑन एन एवरेज 40 to 45 मिनट ही इसको देना है। इतने में जितने क्वेश्चंस आपसे बनने होंगे उतने बन जाएंगे। और भी अगर मान लो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट में भी रहा है, 180 प्लस वगैरह रहा है, तो इसमें और भी कम टाइम किया जा सकता है। 30 से 35 मिनट के अंदर केमिस्ट्री को निपटाया जा सकता है। ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है, कोई खास यहाँ पे चीज़ें हैं नहीं, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं करना है कि थ्योरी का कोई क्वेश्चन आए और अपन 5 मिनट तक उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं और 5 मिनट टाइम उसी में लगा दिया भरने में। तो इस तरीके का देख लेना कहीं पे सिनेरियो क्रिएट ना हो, क्योंकि दिक्कत क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन टेस्ट में और ऑनलाइन टेस्ट का थोड़ा सा सिनेरियो अगर अपन देखें तो ऑफलाइन टेस्ट में एक पेज पे अपने पास में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं, है ना। तो एक बार में बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन गो थ्रू कर सकते हैं। ये वाला नहीं बन रहा है, चलो नीचे वाले पे आ जाओ, ऐसा आ जाओ। लेकिन जब ऑनलाइन टेस्ट होता है या ऑनलाइन पेपर जब होता है तो स्क्रीन में एक बार में ही एक क्वेश्चन आता है। अब कुछ लोग इसको ईगो में ले लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन आया अब तो मेरे को यही करना है। अब इसी क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट निकाल दिए, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस 10-15 मिनट में फिजिक्स के थ्योरेटिकल वाले कुछ क्वेश्चंस जो है आप 2 या 3 कर पाते तो नंबर बढ़ जाते। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टफेस्ट क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो एनटी घर से उठा के लेके जाके चलो भाई तुमको एनआईटी में एडमिशन देते हैं, इस तरीके का तो कोई सिनेरियो होने वाला है नहीं। तो अपने को सबसे पहले ईजी वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है, जहां पे कम से कम टाइम में अपने मैक्सिमम आउटपुट आ सके। सब्जेक्ट वाइज जो अपनी स्ट्रेटजी उस पर थोड़ा फोकस रखना है। कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा केमिस्ट्री किए थे लेकिन नहीं पेपर में मैं फिजिक्स करता हूँ, इस तरीके का कोई सिनेरियो अपने को क्रिएट यहाँ पे नहीं करना। जब पहले केमिस्ट्री किए थे उसके बाद फिजिक्स करो, फिजिक्स के बाद में मैथ करो। जैसे केमिस्ट्री में 40 to 45 मिनट दे रहे हैं तो फिजिक्स में वहीं पे 50 to 55 मिनट दे दो, उतने में हो जाता है। और बाकी रिमेनिंग पूरा टाइम आप मैथ में दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर यहाँ पे बूस्ट किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते हैं। और तीनों सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है ना। अब देखो यहीं पे काम आएगी अपनी रफ सीट, जो रफ वर्क मिलेगा अपने को उसको अपन ऐसे कर सकते हो। जैसे मान लो वर्टिकली लेंथ पेज अगर है तो उसको इस तरीके से डिवाइड कर लो। अब ये बॉक्स बन गया। अब जैसे मान लो तुम केमिस्ट्री सॉल्व करो, केमिस्ट्री को मान लो अब थ्योरी वाला पोर्शन है, थ्योरी वाला कोई क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। केवल यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को करोगे, न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे सॉल्व करके पूरा अच्छे से साफ साफ कर लेना, है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम अच्छे से हैंड राइटिंग बना के कर रहे हैं, बस साफ साफ हो। क्योंकि जब तुम इसको क्रॉस चेक कर रहे हो तो तुमको एटलीस्ट समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम्हारा आंसर आया है। अगर तुम्हारा 24 आंसर आया है और सी ऑप्शन में 24 इस क्वेश्चन के था तो क्या तुम सी ऑप्शन ही भरे हो, इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि इस तरीके की सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे लेके तो आ गए 24, सी ऑप्शन में भी 24 है, डी ऑप्शन में 22 है, अब लगा 22 दिए। तो उसका तो कोई मतलब नहीं है कि इतनी आसानी से कितनी जल्दी तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जब तक क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं हो रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसी वजह से प्रॉपर तरीके से रफ सीट में रफ वर्क अपने को करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, थर्ड यहाँ पे कर लिया, फोर्थ यहाँ पे कर लिया, सिक्स यहाँ पे, इस तरीके से अपने को चलाना है, जिससे कि वापस से जब तुम क्रॉस चेक करो तो कोई खास डिफिकल्टी तुमको नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे और क्या चीज़ों का ध्यान अपने को रखना है, जैसे इजी क्वेश्चंस जब अपन कर रहे हैं तो इजी में तो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होगी, तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। वहीं पे अगर मान लो हम टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, मतलब अगर मान लो तुमको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, चलो ठीक है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, टफ है, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, है ना, लेकिन मैं इसको कर लूंगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को अपने को मार्क कर लेना है ना। रफ सीट के राइट साइड में या फिर इधर वाले कॉर्नर में उन क्वेश्चंस को लिख लो। चाहो तो एक बॉक्स पहले से ही, जैसे ये वाला जो बॉक्स अपने पास में है, इस बॉक्स में पहले से ही अपन ऐसा कर सकते हैं कि देखो जैसे ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे एक ऊपर लाइन कर दो और ऊपर लाइन में अपने को यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट लिख दो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब फिजिक्स में जो जो क्वेश्चंस लेंथी तुमको लग रहे हैं, जो डूएबल हैं, जिनको तुम कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनके क्वेश्चन नंबर्स यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जनरली जिनका मतलब ऐसा नहीं कि जो 200 प्लस वाले हैं या फिर जिनको 50 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, 60 क्वेश्चंस करने हैं। अब उनके लिए तो बार बार इतना करने का टाइम मिलेगा ही नहीं, उनको तो सारे क्वेश्चंस ही करने। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के सिनेरियो की अगर अपन बात करें तो 25 से 30 के आसपास क्वेश्चंस बन जाए
35-40 के आसपास, 40 तक का सिनेरियो जो है, 40 क्वेश्चन तक का, उसके लिए अपन ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे टफ क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर के बेसिस पे लिख सकते हैं, और फिर जब इजी वाला पूरा का पूरा पोर्शन अपने पूरे पेपर में हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, कि पूरा का पूरा जो पेपर है वो गो थ्रू हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पेपर हो गया, 3 घंटे निकल गए, और फिर बाद में बाहर निकल के बोल लो कि मेरे को तो 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के छूट ही गए, देख ही नहीं पाए। ऐसा सिनेरियो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। तो ये कब नहीं होगा? ये तब नहीं होगा जब तुम इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले ढूंढ ढांड के तीनों सब्जेक्ट में निपटा लोगे। उसके बाद जो लेंदी टफ क्वेश्चंस तुमको लग रहा है जिनको तुम कर सकते हो बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि तुमने यहां पे लिखे होंगे, उन क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। तो जिससे क्या होगा, देखो इसमें दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि स्टार्टिंग में जो तुम इजी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करोगे तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जब जैसे जैसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर मान लो कोई तुम टफ क्वेश्चन उठा दो और वो क्वेश्चन बने ना, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन उठा दो, वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, पूछ क्या रहा है, तो पूरी हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए सबसे पहले फटाफट क्वेश्चंस स्किप करते जाओ, हाँ ये इजी है, इजी है, बन जाएगा, तुरंत बनाते चलो, और फिर जो लेंदी टफ वाले हैं उन सबको यहाँ पे लिस्ट करके लिखते चलो। और फिर जब इजी वाला पूरा पोर्शन हो जाए तो उसके बाद जो ये लेंदी क्वेश्चंस हैं इन सबको अपने को अटेम्प्ट करना है, तीनों सब्जेक्ट के बेसिस, सब्जेक्ट वाइज चल लेना है यहाँ पे, जिससे कि पूरा पेपर लगभग लगभग 2 बार हो जाएगा। या फिर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज चल लो, कि सबसे पहले मैं फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो फिजिक्स के जितने भी इजी क्वेश्चन है पहला अटेम्प्ट वो निकाल दिए। फिर उसके बाद में जब मैं फिजिक्स के इजी क्वेश्चंस निकाल लिए हैं यहाँ पे, अब क्वेश्चंस को वापस से देखो, जो क्वेश्चंस तुमको लेंदी लगते हैं लेकिन डुएबल है, उन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बट यहाँ पे टाइम का ध्यान देना है, टाइम यहाँ पे 50 to 55 मिनट के अंदर ही इसको निपटा लेना है, मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते है ना। वही सेम सिनेरियो अपने को केमिस्ट्री के साथ करना है। इजी क्वेश्चंस है, वैसे तो केमिस्ट्री में ज्यादातर इजी क्वेश्चन होते हैं, या तो तुमको पता है नहीं पता है, इजी क्वेश्चंस जो भी है उन सबको कर लो। फिर उसके बाद में लेंदी क्वेश्चंस और डुएबल क्वेश्चन जो तुमको लग रहे हैं फिर उनको कर लो। वहीं पे अगर मैं मैथ की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैथ में इजी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस तो मैथ में इजी ही रहेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम तुमको मिलेंगे जो इजी वाली साइड में रहेंगे, इजी टू मॉडरेट वाली साइड में, एटलीस्ट उनको तो करके ही आना है। और कुछ लेंदी क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स जो तुम किए होगे कि ये चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से मॉक टेस्ट में भी बन जाते हैं और थ्योरी भी अच्छे से आता है, जनरली क्वेश्चंस पीवाईक्यूज भी बने हैं ईमानदारी से, अगर तुम बनाए होगे तो उन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ही पहले करना है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा वेक्टर हो गया, 3D हो गया, इस तरीके के चैप्टर जनरली काफी हाई वेटेज भी हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, जनरली बच्चों को ये वाले चैप्टर्स इजी भी लगते हैं और डुएबल भी इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो इनके क्वेश्चंस देख लेना, किसी भी हाल में ना छूटे। तो कुछ इस तरीके से अगर हम इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो काफी अच्छे से एक डिसेंट स्कोर, एक डिसेंट परसेंटाइल लाया जा सकता है। तो कुछ इन चीजों का ही अपने को ध्यान रखना है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।